सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम समासों का अध्ययन कर रहे हैं। समास के अंतर्गत अब तक हम 7 भाग पढ़ चुके हैं। समास का 8वां भाग आज आपके सामने प्रस्तुत है। इस भाग में हम द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे कि द्विगु समास क्या होता है। ये तत्पुरुष समास जो हम पढ़ रहे थे, दो प्रमुख भेद होते हैं, एक व्यधिकरण तत्पुरुष और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। इसी तत्पुरुष समास के अन्य भेदों में हम आज पहला भेद लेने जा रहे हैं द्विगु समास के नाम से। यह जो टॉपिक है वो हिंदी संस्कृत दोनों में समान रूप से पूछा जाता है। दोनों में एक सा ही तरीका है समस्त पद बनाने का या फिर समास विग्रह करने का। तो हिंदी में भी आप इस वीडियो को इसी रूप में आसानी से काम में ले सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हुए, थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए। तो देखिए, द्विगु समास होता कहाँ है। द्विगु समास कहाँ होगा? यदि कोई सामासिक पद अपने पास में आ रहा है और उसका पहला पद हम देखेंगे, पहला पद कोई संख्यावाची शब्द होता है और समस्त पद है वो किसी समूह का बोध कराता है। पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद किसी समूह का बोध करा रहा हो तो वहां पर हम द्विगु समास मान लेते हैं। जैसे खुद द्विगु शब्द को ही हम देखें कि द्विगु शब्द में कौन सा समास होगा, तो इसमें पहला पद है द्वि जो दो की संख्या को प्रकट कर रहा है और गौओं का अर्थ है उसको प्रकट कर रहा है। दो गौओं का समूह समाहार है वो द्विगु कहलाता है। इस आधार पर द्विगु शब्द में द्विगु समास ही माना जाएगा। तो कैसे इसमें समस्त पद बनाते हैं, कैसे विग्रह करते हैं, आइए पढ़ते हैं द्विगु समास के बारे में। सबसे पहले इसकी परिभाषा का सूत्र है द्विगु कहाँ होगा, तो सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्वो द्विगु क्या कहता है यह सूत्र? इस सूत्र का तात्पर्य है कि यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद तो कोई संख्यावाची शब्द होता है, पहला पद तो कोई संख्यावाची शब्द होता है एवं समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, समस्त पद है वो किसी समूह का बोध कराता है, तो वहां पर द्विगु समास माना जाता है। प्रथम पद कोई संख्यावाची शब्द हो एवं समस्त पद किसी समूह का बोध कराता हो तो वहां द्विगु समास माना जाएगा। फिर देखें, द्विगु रेकवचनम सह नपुंसकम। द्विगु रेकवचनम सह नपुंसकम का तात्पर्य क्या है कि द्विगु समास का जो समस्त पद होता है वो समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है और एक वचन में प्रयुक्त होता है। नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होने वाले 3 समास माने जाते हैं। एक तो अव्ययीभाव समास है जो नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। एक द्विगु समास है, यह भी नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। और एक समाहार द्वंद्व समास हम पढ़ेंगे आगे। समाहार द्वंद्व समास भी नपुंसक लिंग एक वचन में बनाया जाता है। तो द्विगु समास का समस्त पद है वो नपुंसक लिंग में बनेगा और एक वचन में बनेगा। फिर नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने के कारण समस्त पद के अंत में यदि दीर्घ स्वर प्राप्त हो रहा हो तो उसे ह्रस्व स्वर में बदल दिया जाता है। जैसे अव्ययी भाव में आपने पढ़ा था कि जब हम समस्त पद बना रहे हैं तो दूसरा पद देखेंगे, उसका अंतिम स्वर यदि दीर्घ आ रहा है तो समस्त पद में उसे ह्रस्व के रूप में लिखा जाएगा। जैसे नदी शब्द होता है कहीं पर तो नदी में दीर्घ ई का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन समस्त पद बनाएंगे अव्ययी भाव में, द्विगु में या समाहार द्वंद्व में तो उसको नदी इस रूप में ह्रस्व ई के रूप में लिखा जाएगा, दीर्घ ई के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो ये चीज हर जगह पर ध्यान देनी है। वधु शब्द लिखते हैं अपन, वैसे तो दीर्घ ऊ का प्रयोग होता है, लेकिन अव्ययी भाव में, द्विगु में या समाहार में कहीं इसको लिखना हो तो फिर ये ऊ छोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सप्तवधू ऐसा पद बनाना है, सप्तानाम वधूनाम समाहार है तो समस्त पद में ऊ ह्रस्व रहेगा, सप्तवधू ह्रस्व ऊ के साथ में इसको लिखा जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें जब समस्त
समस्त पद बनाएं, दूसरे पद में दीर्घ स्वर की प्राप्ति हो रही हो तो समस्त पद में उसे ह्रस्व स्वर में बदल करके लिखना है। फिर देखिए, द्विगु समास के पदों का समास विग्रह कैसे करें, तो समास विग्रह करते समय दोनों पद, प्रथम पद और द्वितीय पद, दोनों पदों को संख्या के अनुसार षष्ठी के द्विवचन में अथवा बहुवचन में लिखना है। द्विवचन में कब, यदि संख्या 2 है तब तो द्विवचन आ जाएगा, और संख्या 2 से ज़्यादा है, 3, 4, 5, 6 कितने भी है, तो फिर षष्ठी का बहुवचन लिखा जाएगा। तो विग्रह में दोनों पदों को संख्या 2 होने पर तो द्विवचन में लिखना है, षष्ठी के द्विवचन में, और 2 से ज़्यादा संख्या होने पर षष्ठी के बहुवचन में लिख करके अंत में समाहारः पद जोड़ दिया जाता है। समाहारः पद अंत में जोड़ना है। जैसे कुछ उदाहरण हम आपके सामने लेने जा रहे हैं। पहला है, द्विगु शब्द में कौन सा समास होगा, तो समास है द्विगु समास। अब इसका विग्रह करो तो पहला पद द्वि, इसको 2 की संख्या को प्रकट करा है तो षष्ठी का द्विवचन लिख देंगे द्वयोः। दूसरा गु, गौ शब्द है, इसका षष्ठी द्विवचन का रूप बनाएंगे तो गवोः समाहारः। द्वयोः गवोः समाहारः द्विगु बनेगा। ऐसे ही देखें, शब्द है त्रिपथम, तो त्रि को षष्ठी के बहुवचन में लिखना पड़ेगा। त्रय्याणाम, पथ का पथाम समाहारः, त्रय्याणाम पथाम समाहारः, त्रिपथम द्विगु समास हुआ। ऐसे ही चतुष्पथम, तो चतुर्णाम पथाम समाहारः चतुष्पथम बनेगा और द्विगु समास माना जाएगा। ऐसे ही शब्द आगे आपने विग्रह है पंचानाम कुमारीणाम समाहारः, इसका समस्त पद बनाओ तो पहले पंचानाम का मूल पद पंच ले लिया। अब कुमारी में वैसे तो दीर्घ स्वर आता है लेकिन द्विगु बनने के कारण ह्रस्व ई कर देंगे और इसका समस्त पद पंच कुमारी इस तरीके से बनेगा। ऐसे ही पद आ गया अपने पास में कि सप्तानाम वधू नाम समाहारः, इसका समस्त पद बनाइए तो सप्तानाम का तो मूल पद सप्त ले लिया और वधू में वैसे दीर्घ आता है लेकिन द्विगु में इसे ह्रस्व उ लिखते हुए सप्तवधू यह सामासिक पद बनेगा। ऐसे देखिए, पंचानाम धेनुनाम समाहारः, इसका समस्त पद बनाओ तो पंचानाम का तो पंच ले लिया और धेनु नाम में मूल शब्द भी ह्रस्व उ है, समस्त पद में भी ह्रस्व उ रहेगा तो पंच धेनु यह समस्त पद बनेगा और द्विगु समास माना जाएगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं। पंचामृतम, समास का नाम बताओ तो द्विगु समास होगा। विग्रह करो तो पंचानाम अमृतानाम समाहारः। पंचगवम, तो पंचानाम गवाम समाहारः, 5 गायों का समूह है पंचगवम कहलाता है। 5 अमृतों का समूह है पंचामृत कहलाता है। तो हिंदी में भी इनका विग्रह करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, पंचगव तो 5 पंच गवाम गायों का समाहार है, समाहार या समूह है। ऐसे ही षड्गुणम, 6 गुणों का समूह है षड्गुणम, तो षण्णाम षष्ठी का बहुवचन है षड्णाम, षण्णाम गुणानाम समाहार है। सप्ताह है तो सप्त अहनु यानी दिनों का समूह है सप्ताह कहलाता है तो सप्तानाम अहनाम समाहार है, सप्तानाम अहनाम समाहार है, सप्ताह कहलाएगा। अब यहाँ आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि हमने ऊपर बताया कि द्विगु समास का पद तो नपुंसक लिंग में बनता है तो फिर सप्ताह में विसर्ग कैसे आ गया, ये पुल्लिंग में कैसे बन गया। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो विसर्ग है वो सु उपसर्ग के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला विसर्ग नहीं है। सु जो प्रत्यय होता है सु औ जस राम प्लस सु से राम है बनता है तो ये सु का विसर्ग नहीं है, अपितु अहन शब्द होता है। इस अहन शब्द में संस्कृत में हम देखते हैं तो अहन का जो न है उस न को विसर्ग के रूप में ही माना जाता है। तो यहाँ मूल शब्द अहन है, उसके न को विसर्ग के रूप में लिखा गया है। न की सु प्रत्यय के स्थान पर विसर्ग प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह नपुंसक लिंग का पद ही माना जाएगा। सप्ताह पद में कौन सा लिंग है तो हम इसको नपुंसक लिंग ही मानेंगे। सप्तानाम अहनाम समाहार है, सप्ताह बन गया। ऐसे ही हमें कहा गया कि द्वयोः, तो देखिए आगे हम द्वयः शब्द को लेते हैं। द्वयोः अहनोः समाहार है, इसका समस्त पद बनाइए तो इसका समस्त पद कैसे बनेगा।
इसमें मूल शब्द दवे लेंगे, नपुंसकलिंग में बनता है तो दवे, और अहन का रूप है वो होगा रूप अह। दवे प्लस अह की संधि करेंगे तो दवे में जो ए है उस ए के स्थान पर अयदि संधि के अनुसार अय आदेश होगा, और फिर अह आगे अपने पास में आ रहा है, इसको जोड़ेंगे, द्वय में ए मिलाएंगे द्वयपूरा, ये में ए मिलाएंगे ये पूरा, और फिर है को लिख देंगे तो द्वय है, ये समस्त पद बनेगा और यहाँ द्विगु समास माना जाएगा। ऐसे ही अपने पास पद है त्रय्याणाम अहनाम समाहार है, त्रय्याणाम अहनाम समाहार है, इसका समस्त पद बनाइए। तो इसमें मूल शब्द जो है वो त्रि अपन ले लेंगे और अहन शब्द है उसका अह ले लेंगे, त्रि प्लस अह की संधि करेंगे तो यण संधि होगी, और यण संधि के नियमानुसार जो ई है उस ई का हम यह आदेश करेंगे और फिर आगे अह को लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो त्रय आधा इस रूप में रहेगा, ये में ए जुड़ेगा ये पूरा, और फिर है को लिख देंगे तो समस्त पद त्रय है, ऐसे बनेगा और यहाँ द्विगु समास माना जाएगा। ऐसे आ गया त्रय्याणाम या तिसृणाम रात्रिणाम समाहार है। देखिए रात्रि शब्द दो तरह से लिखा जाता है, एक रात्रि ऐसे लिखते हैं और एक रात्रि इस तरीके से लिखा जाता है। ऊपर वाला जो रात्रि है वो पुल्लिंग का शब्द है और नीचे वाला जो रात्रि है वो स्त्रीलिंग का शब्द है। दोनों लिंगों में अलग अलग है। ह्रस्व ई होने पर पुल्लिंग का शब्द माना जाता है, दीर्घ ई होने पर स्त्रीलिंग का शब्द माना जाता है। दोनों लिंगों में यह प्रयुक्त हो सकता है, इसीलिए यहाँ त्रय्याणाम और तिसृणाम दो संख्यात्मक शब्द लिखे गए हैं। पुल्लिंग में मान लें तब तो त्रय्याणाम हो जाएगा, स्त्रीलिंग में मान लें तो तिसृणाम हो जाएगा। और षष्ठी रात्रि शब्द का षष्ठी बहुवचन बनाएंगे तो दोनों ही स्थितियों में रात्रिणाम इस तरीके से लिखा जाता है, समाहार है। त्रय्याणाम रात्रिणाम समाहार है या तिसृणाम रात्रिणाम समाहार है, इसका समस्त पद बनाओ तो त्रय्याणाम का मूल शब्द ले लिया त्रि और रात्रि का इसमें लेंगे तो रात्रि में टच प्रत्यय से रात्र बनेगा, और ये नपुंसकलिंग में संख्या पूर्वम रात्रम कलिबम एक सूत्र है उसके अनुसार नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होगा तो इसको रात्रम कर देंगे और समस्त पद द्विरात्रम बनेगा। द्विरात्रम शब्द बनेगा, पद बनेगा और द्विगु समास माना जाएगा। ऐसे ही आ गया दशकम पद का विग्रह करो, समास का नाम बताओ। तो दशकम का विग्रह तो होता है दशस्य समाहार है, 10 का समूह है या 10 का समाहार दशकम कहलाता है। और इसमें समास कौन सा मानेंगे तो अव्ययीभाव समास द्विगु समास होगा। ऐसी शतकम तो शतस्य समाहार है, शतकम द्विगु समास। सहस्रकम सहस्रस्य समाहार है, 1000 का समूह है, सहस्रकम कहलाता है और यहाँ द्विगु समास माना जाता है। तो ये तरीके द्विगु समास में हम समस्त पद बनाने के, विग्रह करने के अलग अलग तरीके काम में लेते हैं। अब इसमें कुछ विशेष नियम आपके सामने निकल करके आएंगे। वो विशेष नियम क्या है तो देखिए, द्विगु मान लीजिए एक हिंदी में आपसे पद पूछा गया कि 3 लोकों का समूह है या समाहार, 3 लोकों का समूह है, इसका सही समस्त पद क्या बनेगा। 3 लोकों का समूह है, इसका समस्त पद क्या बनेगा। एक ऑप्शन तो दिया हुआ है त्रिलोक बनेगा और एक ऑप्शन मान लीजिए अपने पास में है त्रिलोकी बनेगा। इन दोनों में से सही समस्त पद कौन सा है तो इसमें सही समस्त पद है वो त्रिलोकी ये माना जाता है, त्रिलोक नहीं माना जाता। ऐसा क्यों होता है, त्रिलोकी सही कैसे हुआ, इसके संबंध में नियम आ रहा है। वो नियम क्या है, एक वार्तिक है कात्यायन जी के द्वारा बनाया हुआ, अकारांतो तरवर्ती द्विगुहु स्त्रियाम इष्ट है। अकारांतो तरवर्ती द्विगुहु स्त्रियाम इष्ट है, ये क्या कहता है, उत्तरवर्ती यानी द्वितीय पद कि द्विगु समास का द्वितीय पद यदि अकारांत प्राप्त हो रहा हो, अकारांत हो तो उसका द्विगु में समस्त पद है वो स्त्रियाम इष्ट है, स्त्रीलिंग में बनाया जाएगा। वैसे तो द्विगु समास के पद नपुंसक लिंग एक वचन में बनते हैं, लेकिन ध्यान दें अगर द्वितीय पद अकारांत होता है तो उसका समस्त पद नपुंसक लिंग में नहीं स्त्रीलिंग में बनाया जाएगा। कैसे, देखिए इसका अर्थ है द्विगु समास के किसी विग्रह कार्य में यदि द्वितीय पद है वो अकारांत हो तो
उसका समस्त पद नपुंसकलिंग में नहीं बनाया जाकर स्त्रीलिंग में बनाया जाता है। कैसे? मान लीजिए एक विग्रह हमें दिया गया कि पंचानाम वटानाम समाहार है, इसका समस्त पद बनाइए। तो पंचानाम का तो पंच ले लेंगे, लेकिन वटानाम में जो द्वितीय पद है उसका मूल शब्द है वट, और वट अकारांत हो गया। अकारांत होने के कारण इसको वटम नहीं करेंगे, इसको स्त्रीलिंग में बनाएंगे, और स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय जोड़ करके ई जोड़ करके हम इसका जो रूप बनाएंगे वो रूप क्या हो जाएगा? पंचवटी शब्द बनेगा। यही द्विगु समास माना जाएगा। ऐसे ही पद है त्रय्याणाम लोकानाम समाहार है। त्रय्याणाम लोकानाम समाहार है, इसमें भी दूसरा पद लोक आ गया। लोक होने के कारण त्रिलोकी गी प्रत्यय में ई जोड़ते हुए त्रिलोकी समस्त पद बनेगा और द्विगु समास माना जाएगा। ऐसे ही उदाहरण और देख सकते हैं। चतुर्णाम श्लोकानाम समाहार है, इसका समस्त पद बनाइए। चतुर्णाम श्लोकानाम समाहार है का समस्त पद बनाइए। तो इसका समस्त पद हम कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। चतुर्ण का चतुर शब्द लेंगे और श्लोक शब्द आगे आ रहा है, संधि करेंगे तो वासरी सूत्र के अनुसार चतुष श्लोकी या चतुः श्लोकी दोनों रूप बन सकते हैं। तो चतुर्णाम श्लोकानाम समाहार का समस्त पद चतुष श्लोकी गी प्रत्यय का ई जोड़ करके श्लोकी शब्द लिखा जाएगा। श्लोक अकारांत है इसलिए श्लोकी कर दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए पंचानाम मुखानाम समाहार है, समस्त पद बनाओ तो पंचमुखी शब्द बनेगा। पंचमुखी बालाजी जैसे अपन बोलते हैं तो इसमें पंचमुखी द्विगु समास है। अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है, समस्त पद बनाइए तो अष्टाध्यायी ई जोड़ करके गीप जोड़ करके अष्टाध्यायी बनेगा। शताम अब्दानाम समाहार है, 100 वर्षों का समूह है, 100 अब्दों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी। ये शब्द बनेगा, अब्द में ई जुड़ करके शताब्दी बन गया। दशानाम अब्दानाम समाहार है का समस्त पद बनाइए तो दशाब्दी कर देंगे। 10 अब्दों का यानी वर्षों का समूह है, दशाब्दी कहलाता है। ऐसे ही सहस्राणाम अब्दानाम समाहार है, सहस्राब्दी बनेगा। सहस्राणाम अब्दानाम समाहार है, सहस्राब्दी बन जाता है, द्विगु समास माना जाता है। फिर देखिए त्रय्याणाम फलानाम समाहार है, इसमें भी दूसरा पद फल अकारांत है तो अकारांत होने के कारण स्त्रीलिंग में बनाएंगे, लेकिन इसके स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय नहीं जुड़ करके टाप प्रत्यय जुड़ेगा। हिंदी के अनुसार देखें तो आ जुड़ेगा तो त्रिफल, और फल में आ जोड़ देंगे तो त्रिफला समस्त पद बनाया जाएगा, द्विगु समास इसमें मानेंगे। ऐसे ही त्रय्याणाम अनीकानाम समाहार है, त्रय्याणाम अनीकानाम समाहार है का समस्त पद बनाइए। अनीक का मतलब होता है सेना, तो त्रि प्लस अनीक, इसमें भी टाप प्रत्यय जोड़ेंगे, टाप का आ जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा त्रिनिका। त्रिफला त्रिनिका, इनमें द्विगु समास है। दशानाम पूलानाम समाहार है, समस्त पद बनाओ तो 10 पूली गीप जोड़ करके 10 पूली बनेगा। सप्तानाम पदानाम समाहार है तो सप्तपदी समस्त पद बनेगा, द्विगु समास इनमें माना जाएगा। द्वितीय पद अकारांत होने पर नपुंसकलिंग में समस्त पद नहीं बनाया जाता है, उसका द्विगु का समस्त पद स्त्रीलिंग के अनुसार बनाया जाता है। लेकिन इसमें भी अपवाद हम देख सकते हैं। वार्तिक ही है पात्राद्यन्तस्य न, पात्राद्यन्तस्य न। ये वार्तिक क्या कहता है कि यदि द्वितीय पद में पात्रादि गण का कोई शब्द अकारांत रूप में आ रहा हो, जैसे भुवन शब्द आ गया, युग आ गया, पात्र आ गया, अमृत, लवण, तंत्र, ये सभी पात्रादि गण के शब्द हैं। अष्टाध्यायी में कुछ गण बनाए गए हैं तो पहले पद के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। तो पात्रादि गण का यदि कोई शब्द आ जाता है तो वो अकारांत होने के बावजूद भी स्त्रीलिंग में नहीं बनेगा, उसका समस्त पद नपुंसकलिंग में ही बनाया जाता है। इसलिए इसका नियम पुनः आप पढ़ें तो द्वितीय पद में पात्रादि गण का कोई शब्द होने पर उनका समस्त पद नपुंसकलिंग में ही बनाया जाता है, वो स्त्रीलिंग में नहीं बनेगा। जैसे विग्रह आ गया त्रय्याणाम भुवनानाम समाहार है,
इसका समस्त पद बनाइए तो भुवन पात्रादिगण का शब्द है, इसलिए बनेगा त्रिभुवनम। नपुंसकलिंग में बनाएंगे, त्रिभुवनी नहीं करेंगे, त्रिभुवनम पद बनेगा, द्विगु समास माना जाएगा। ऐसे चतुर्णाम युगानाम समाहार है तो चतुर्युगम बनेगा। पंचानाम पात्राणाम समाहार है, पंच पात्रम पद बनेगा, द्विगु समास मानेंगे। पंचानाम अमृतानाम समाहार है, पंचामृतम पद बनेगा। पंचानाम लवणानाम समाहार है, पंच लवणम बनेगा और इनमें द्विगु समास माना जाएगा। तो पात्रादि गण के शब्द होने के कारण इनमें स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं किया गया है। तीसरा विशेष नियम है वार्तिक में, वार्तिक है आबंतो वा। यह वार्तिक क्या कहता है कि यदि द्वितीय पद आकारांत रूप में प्राप्त हो रहा हो तो उसका जो समस्त पद बनेगा वो समस्त पद किसमें बनता है, उसका समस्त पद विकल्प से स्त्रीलिंग अथवा नपुंसकलिंग दोनों में बनाया जा सकता है। आकारांत शब्द है और उसका हमें द्विगु में समस्त पद बनाना है तो वो नपुंसकलिंग में भी बनाया जा सकता है और स्त्रीलिंग में भी बनाया जा सकता है। जैसे एक विग्रह दे दिया, पंचानाम खटवानाम समाहार है, इसमें द्वितीय पद है खटवा, आकारांत हो गया खटवा, खाट आकारांत शब्द है, आकारांत हो गया तो द्विगु में हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तब तो पंच खटवी बन जाएगा और नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो पंच खटवम बनेगा, दोनों ही यहाँ सही माने जाएंगे। ऐसे ही पंचानाम मालानाम समाहार है, इसका समस्त पद बनाओ तो द्वितीय पद है माला, ये आकारांत है, आकारांत होने के कारण पंचमाली पद भी बनाया जा सकता है तो नपुंसकलिंग में पंचमालम ये पद भी बनाया जा सकता है। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों ही यहाँ पर सही हैं। तो द्वितीय पद आकारांत होने पर समस्त पद नपुंसकलिंग में और स्त्रीलिंग में दोनों में विकल्प से बनता है। चौथा नियम आता है एनो न लोपस्य वा द्विगुः स्त्रियाम, एनो न लोपस्य वा द्विगुः स्त्रियाम। ये वार्तिक क्या कहता है कि यदि द्वितीय पद के मूल शब्द के अंत में अन्न की ध्वनि आ रही हो, अन्न की ध्वनि आ रही हो तो उसका समस्त पद बनाते समय सर्वप्रथम तो क्या करना है, सबसे पहला काम जो न है उस न का तो लोप कर देना है। अन्न में न आता है, उस न का तो लोप कर दिया जाता है और तदुपरांत उसका समस्त पद विकल्प से स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग दोनों में बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए विग्रह है पंचानाम तक्षणाम समाहार है, इसका समस्त पद बनाइए तो दूसरा पद है तक्षणाम जिसका मूल शब्द है तक्षण और तक्षण के अंत में अन्न की आवाज आ रही है, अन्न की ध्वनि आ रही है तो इसका समस्त पद बनाते समय इस ने का लोप कर दिया जाएगा, तक्ष बचेगा, पंच तक्ष हो गया। अब स्त्रीलिंग में बनाएं या नपुंसकलिंग में तो विकल्प से दोनों सही हैं। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो पंच तक्षी बन जाएगा और नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो पंच तक्षम बनेगा, दोनों ही पद काम में लिए जा सकते हैं। ये अपना द्विगु समास है। एक विशेष शब्द पर ध्यान दे लीजिएगा, एक शब्द आता है पंचगवम का विग्रह करो और समास का नाम बताओ और एक आता है पंचगैवधनय का विग्रह करो और समास का नाम बताओ। तो पंचगवम पद आए तब तो द्विगु समास बताना है। पंचानाम गवाम समाहार है, 5 गौओं का समूह है, पंचगवम कहलाता है और यहाँ द्विगु समास माना जाता है। और पंचगैवधनय शब्द आ जाए तब हमें बहुव्रीहि समास बताना है, तब उसका विग्रह क्या होगा, पंच गाओ धनम यस्य सह, 5 गायें हैं धन के रूप में जिसके पास, 5 गायें हैं धन जिसका, वह पंचगैवधनय वह व्यक्ति विशेष ऋषि विशेष कहलाता है। अन्य अर्थ में जाने के कारण यहाँ बहुव्रीहि समास माना जाएगा। पंचगवम द्विगु समास, पंचगैवधनय है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ले लिया जाता है। तो ये द्विगु समास से संबंधित अपने नियम थे। इन नियमों के आधार पर हम हिंदी या संस्कृत दोनों में द्विगु समास के पदों को सही कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिखेंगे और यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।